Assalamu alaikum everyone. Starting with the name of Allah, who is ever beneficial and ever merciful. Today we'll discuss about gentamicin, how it was discovered and through which source it was discovered, why it is named so gentamicin, what are the features as its introduction, and the components, who are the enemies and friends of the gentamicin, action, mode of action, genetic basis of resistance, where it is used, and how it is administered, adverse effects and contraindications. There is a activity of flashcards as well, and yeah, of course, the references. So there are basically two things in the naming. One is generic and another is trait. Generic name is just like the CNIC of yours. Identification आपकी कि आप कहीं पे भी चले जाओ, this is the name and that's you, that represents you. अगर ट्रेड नेम वो होते हैं कि हर कंपनी अपना अपना उसको कुछ यूनिक टाइप नेम दे सकती है, ऑल्दो वो सेम भी रख सकती है, बट इट्स अप टू द कंपनी. सिर्फ पाकिस्तान में देयर आर मोर देन 43 नेम्स ऑफ gentamicin, गारामाइसिन, सीरोमाइसिन एंड सो ऑन. द हिस्ट्री हाउ इट वाज डिस्कवर्ड. छोटी छोटी स्मॉल कंपनीज होती हैं जो मिलके जब एक वन यूनिट पे काम करती हैं, उनको हम कहते हैं कॉर्पोरेशन. इसी तरीके से एक शेयरिंग कॉर्पोरेशन थी ब्लूमफील्ड यूएसए में. हिस्ट्री पे ये याद रखिएगा दो चीज़ें, एक यूएसए एंड वन इज़ 1960s विच इज़ ऑल बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ gentamicin. वाइसेस जो कि अलग अलग जगहों पे जाता था और वहाँ से जो है ना सैम्पलिंग लाता था फॉर द रिसर्च. इसी तरीके से वो कुछ सॉइल सैंपल अपने साथ लाया और उसने शेयरिंग कॉर्पोरेशन को दिए कि आप इस चीज़ पे रिसर्च करें. वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे 1963, समवेयर इट्स रिटन एज 1962 एज वेल, विंस्टीन, वागमैन और उनके साथ दूसरे साइंटिस्ट, दे बिगेन टू डिस्कवर कि वहाँ पर उस सॉइल में एक स्पीशी है माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा जो कि एक्टिनोमाइसीट की फैमिली से बिलोंग करती है. वो फर्मेंटेशन कर रही है और थ्रू दैट फर्मेंटेशन इज प्रोड्यूसिंग gentamicin, एन एंटीबायोटिक of aminoglycoside, right? Micromonospora purpura के कुछ features अपने, it's gram positive bacteria, spore forming, aerobic, it means it needs oxygen. Saprotrophic, it's mode of nutrition जो कि है dead material. In Surah Hud verse number 6, Allah subhanahu wa ta'ala says, चलने वाली चीज़ का रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है, यानी जिसे अल्लाह ने खल्क किया, वो जानदार जहाँ चल रहा है और कहाँ आर्जी तौर पर दफनाया जाएगा, ये सब किताबें महफूज में मौजूद है. Look at the fact कि we don't even consider the soil as a important thing. सुभान अल्लाह, किस खूबसूरती के साथ अल्लाह ने इसमें हमारे लिए शिफा रखी है. जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में gentamicin का नाम आया था वो 1962 में हुआ था और मेडिकल यूज़ के लिए ये फाइनली 1964 में लाई गई. एंड व्हेन दे बिगिन टू नो दैट हाउ इट वर्क्स, gentamicin was approved by US Food and Drug Administration FDA in 1966. उसी सेम शेयरिंग कॉर्पोरेशन में इसके 3 कंपोनेंट्स सी कॉम्प्लेक्स के ऊपर ने और उसके साथियों ने डिस्कवर किए थे. इनिशियली यूज एज अ टॉपिकल ट्रीटमेंट फॉर बर्न्स एट बर्न यूनिट्स इन अटलांटा एंड सैन एंटोनियो. इनसे यूज की गई थी वो एज अ टॉपिकल ट्रीटमेंट, ऑइंटमेंट फॉर द बर्न्स यूज की गई थी. और तक 1960s का दौर होता है ख़त्म. नाउ विल बिगिन टू नो अबाउट 1970s डिस्कवरीज. 1971 में इसको फर्स्टली इंट्रावीनसली इंट्रोड्यूस करवाया गया था एंड अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स दिया फॉर द सेप्सिस. एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका खून जो है ना जलता है. होता है कि आपको इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको सही टाइम पे आप ट्रीटमेंट नहीं देते हो और वो आगे जाके आपकी बॉडी में चेन इन्फेक्शन काज करता है. चेन इन्फेक्शन में होता है कि हर बॉडी का ऑर्गन जो है ना किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होकर ख़राब होता रहता है. तो हर बॉडी का ऑर्गन जब ख़राब होगा तो मतलब पूरी बॉडी आपकी गलत फंक्शनिंग में आ जाएगी. उसकी वजह से आपकी स्किन, आपकी सेल्स, आपकी पूरा निज़ाम जो चल रहा है वो आपको डेथ की तरफ लेके जाता है. आज भी सेप्सिस की कंडीशन हमारे पास आती है तो सबसे फर्स्ट लाइन डिफेंडर हमारे पास ऑप्शन gentamicin होता है. WHO ने जब इसके इतने अमेजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे तो इसने इसे gentamicin को इसेंशियल मेडिसिन में इंक्लूड किया, साथ में इसको जेनेरिक मेडिकेशन का भी रिवॉर्ड दिया. ये कि ये ज़रूरी है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट्स के लिए, और दूसरा ये कि वो डोजेज फॉर्म लिखी जाएंगी, प्रिस्क्राइब की जाएंगी, उतनी ही आप ले सकते हो. बिकॉज जहाँ पे ये इतने आपको सीरियस कंडीशंस में इतनी हेल्प आउट कर रहा है, उसके साथ साथ इट मीन्स कि इट हैज़ हाई पावर्स जिनको आप डोज रिलेटेड ही यूज़ कर सकते हो. डोज अगर बढ़ जाता है तो इट इज़ हार्मफुल फॉर यू. लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन दे आर प्रोनाउंसिंग gentamicin एज gentamicin, बट द थिंग इज़ कि इनिशियली ये gentamicin ही थी. aminoglycoside की एंटीबायोटिक्स और भी हैं जैसे म्यूटामिसिन, फ्लिमिसिन, टाइमिसिन, सिसोमिसिन, वार्डमिसिन, टोर्बिमिसिन एंड सो ऑन. प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन गिव दिस आइडिया कि वो अमाइनोग्लाइकोसाइड की एंटीबायोटिक्स जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीशीज से मिलती हैं, सिर्फ उन्हीं के सुफिक्स में वाई का यूज़ किया जाएगा. एंड एक्सेप्ट दैट उनके अलावा जितने भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं उनका सुफिक्स में हम वाई की जगह आई का यूज़ करेंगे. एंड gentamicin हमारे पास एक्टिनोमाइसीट की स्पीशीज़ है. दैट्स व्हाई माइसिन से gentamicin मॉडिफाइड किया गया था. Begin to know about its features. Gentamicin is a broad spectrum antibacterial drug. Broad spectrum का मतलब ये है कि वो अलग अलग किस्म की जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे लड़ सकती है.
कोई भी दुश्मन आ जाए सामने, कौन सा भी लिबास हो उसका, कोई भी फीचर्स हो, जेंटामिसिन विल फाइट। मतलब इट इज एन अमाइनो ग्लाइकोसाइड विच हैज बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी। अमाइनो ग्लाइकोसाइड बेसिकली हम कहते हैं जो अमाइनो शुगर्स के जो यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से मिलकर बनते हैं, तो उन्हें हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिसाइडल एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक एक होता है बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या करता है, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। हाउएवर बैक्टीरिसाइडल किल्स इट, बैक्टीरिया को मार देता है। यूज इन अ कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीबायोटिक्स, जो उसका इफेक्ट है वो मोर पोटेंट हो जाए। की फंक्शनिंग होती है वो ग्राम नेगेटिव के लिए होती है। ऑल्दो क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो इसलिए कुछ पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जिनको ये टेरिसाइडल एक्टिविटी रखती है। अच्छा, इनइफेक्टिव अगेंस्ट एनारोब्स, क्यों? क्योंकि ये देखो प्रोड्यूस जिससे हो रही है माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरा से, वो एरोबिक है, तो सेल में जाने के लिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हाईली एक्टिव एट pH 8। अच्छा, जब अल्कलाइन सोल्यूशन होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, लाइक 20% मोर। इट्स लाइक कि ये इसका फेवरेट फ्लेवर है। इन नेचर एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये जो हमारी GIT होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उससे ये एब्जॉर्ब इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये मेटाबोलाइज नहीं करती है हमारे स्टमक में, और अगर आप ले भी लें ऑरली तो ये बिल्कुल अनचेंज आप एक्सक्रीन आपकी बॉडी कर लेगी। इसलिए इट इज़ प्रिफर्ड कि आप इसको इंट्रावीनसली या इंट्रामस्कुलरली लें। कंपोनेंट्स इसके जो हैं, एक है सी कॉम्प्लेक्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली 80% जेंटामिसिन का फाउंड करता है, और इसके पास हाईएस्ट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। सी कॉम्प्लेक्स के अंदर इसके और सब कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे C1, C1A, C2, C2A, C2B, डिपेंडिंग कि वो R1 और R2 में मिथाइल और हाइड्रोजन के जो ना चेंजेस हम कर लें कि बायोसिंथेसिस करते हैं, तो C1 एक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक वाइड रेंज रखता है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। इसके अलावा A, B and X और इसके साथ कुछ और भी ऐसे जेंटामिसिन के कंपोनेंट्स हैं जो कि उसका सिर्फ 20% ही मुश्तमिल होते हैं, लेकिन उनकी जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो कम होती है। जैसे हर किसी के कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ एनिमीज होते हैं, इसी तरीके से जेंटामिसिन के भी कुछ दोस्त और दुश्मन हैं। लेट्स बिगिन विद द दुश्मन पार्टी। ठीक है। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जैसे एस्चेरिया कोलाई, क्लैबिसिलिया नमूनिया, एंटेरोबैक्टर, एच इन्फ्लुएंजा, प्रोटीज, सिराकिया, सुडोमोनास एरिगनोसा, ब्रूसिला, कैम्फाइलोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, फ्रांसिला, यार्सिनिया। ठीक है। कुछ ग्राम पॉजिटिव के वी हैव डिस्कस दिस बिफोर कि बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोफैसिलिस, लिस्टीरिया। अच्छा, फ्रेंड्स इसके क्या आ गए, जैसे पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, बीटा लैक्टम्स, ये जेंटामिसिन के साथ जब कॉम्बिनेशन में आती हैं, क्योंकि जब आपके दोस्त आपके साथ होते हैं ना तो आप यू बिकम मोर एनर्जाइज, आपको ऐसा लगता है कि बाहर आ गई है। तो इसी तरीके से जब ये इनके साथ कॉम्बिनेशन में आता है तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यूजुअली जेंटामिसिन प्लस सेल वॉल इनहिबिटर होता क्या है, जेंटामिसिन का काम होता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस रोके। सेल वॉल इनहिबिटर क्या करते हैं कि बैक्टीरियल सेल में इंटर होने का काम करे, स्पेस बनाए, जगह बन जाएगी तो जेंटामिसिन जाके राइबोसोम पे हमला कर पाएगा ना, दोस्ती यारा ना कि तुम जो ना गेट तोड़ दो और मैं जाके अंदर तबाही मचा देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, इसकी कुछ एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग, जेंटामिसिन के साथ इमोक्सिसिलिन कॉम्बिनेशन में आ गई इन लिस्टीरिया मैनिंगेट्स। लिस्टीरिया हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है जो कि मैनिंगेट्स काज करती है। इट्स अ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज जिसमें हमारे जो ब्रेन CNS होता है, जो लाइनिंग्स होती हैं इसकी, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है। पेरिटोनिटिस क्या होती है, हमारी जो पेरिकार्डियम स्टमक में लाइनिंग होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। उसको ट्रीट करने के लिए वहाँ के मेड के साथ जो है ना जेंटामिसिन ली जाती है। फिर आ जाता है इनइफेक्टिव एंडोकार्डिटिस, बेसिकली इट्स ए इन्फेक्शन इन द हार्ट वॉल्स, और उसमें हम या फ्लूक्लॉक्स या पेन ले लें जेंटामिसिन के साथ फॉर द ट्रीटमेंट। सेप्टिसेमिया बेसिकली सेप्सिस की जो ना इनिशियल स्टेज होती है, में डेप्टो या तास के साथ वांक ले लें और जेंटामिसिन ले लें इन अ कॉम्बिनेशन फॉर द ट्रीटमेंट। द साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, antibiotics work together to produce an effective and more potent than if each antibiotic were applied singly. इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि क्लास में असाइनमेंट दी गई, आप अगर सोलो में असाइनमेंट करोगे तो 2 घंटे लगेंगे आपको, जब मिल बैठ के दोस्त एक साथ करेंगे तो वो आधे घंटे में हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक दैट। 2 antibiotics come together, they perform their activity more than they would have performing solo. रेजिस्टेंट अगर कॉज होती है ना कि एक ड्रग जो है उसके खिलाफ अगर बैक्टीरिया ने अपना रेजिस्टेंट क्रिएट कर लिया है, तो जो दूसरी ड्रग उसके साथ कॉम्बिनेशन में आ रही है वो क्या करेगी, विल किल देम, उसको मार देगी ताकि जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन उसको ख़त्म हो जाए और बैक्टीरिया इमीडिएटली किल हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया एंडोकार्डिटिस में पेशेंट बताई गई है कि पेनिसिलिन इज इटसेल्फ सेल वॉल इनहिबिटर है। वो क्या करेगी, अगर सिर्फ पेनिसिलिन को इस बीमारी में अकेला दिया जाए तो क्या करेगी, बैक्टीरिया का सेल वॉल तो वो तोड़ देगी, लेकिन अंदर जाके उसकी कोई फंक्शनिंग नहीं होगी।
इसी तरीके से अगर हम सिर्फ जेंटामिसिन को दें तो वो तो अंदर ही नहीं जा पाएगी क्योंकि वो सेल वॉल इनहिबिट कर ही नहीं सकती। अब पिक्चर नंबर बी में जो हमारे पास है, इसमें दिखाया गया है कि पेनिसिलिन जाके पहले सेल वॉल तोड़ती है, फिर हमारे पास आती है अमीनो ग्लाइकोसाइड जेंटामिसिन, वो राइबोसोम्स पे जाके अटैक करती है और प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। इस तरीके से उसकी डिसफंक्शनिंग हो जाती है और सेल इवेंचुअली जो बैक्टीरियल सेल होता है वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। दिस इज साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। Now coming to the mode of action inside the ribosome where it is functioning, जहाँ पे कोडिंग चल रही है, it is oxygen dependent. Bacteria have 70s ribosome with 50s and 30s subunits. However, aminoglycoside act on 30s subunit. अब जब ये पेशेंट को दी जाएगी तो ऑब्वियसली पेशेंट के खुद के भी सेल्स हैं, उसमें भी राइबोसोम सिंथेसिस हो रही है, वहाँ पे भी जो है ना उसके सब यूनिट्स मौजूद है। हाउएवर ये स्पेसिफिक 30 सब यूनिट पे काम करती है, जबकि ह्यूमन सेल में 30 सब यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे एस रिप्रेजेंट करता है राइबोसोम की मूवमेंट को इन सेंट्रीफ्यूज, बेसिकली ये यूनिट फंक्शनिंग। फर्स्टली क्या करेगा, सिजन आरएनए है ना जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें वो मिस रीडिंग करवाएगा, खुद जाके वहाँ पे बैठ जाएगा, तो इट विल लीड टू द एरर्स इन द सीक्वेंसिंग। फिर पोलीसोम जो है ना उनकी एफिकेसी रिड्यूस हो जाएगी, भाई जब उसको ब्लॉक कर दिया है तो क्या करेगा, वो प्रोटीन बंद हो जाएगा बनना। लोकेशन ऑफ टी आरएनए है ए एंड पी पे राइबोसोमल बाइंडिंग साइट पे, उसको रोक देगा। रिजल्ट क्या हमारे पास आएगा कि जब प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगी तो सेल का कोई फंक्शन ही नहीं होगा, तो बैक्टीरिया इवेंचुअली मर जाएगा। That's why it is bactericidal. Now genetic basis of resistance. First we need to understand it. बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जब इसके पास नई इन्फॉर्मेशन आती है ना, समथिंग डिफरेंट, वो उसको अपने साथियों को प्रोवाइड करता है। इस डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, वो कहते हैं कि हर स्पीशी इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, जिंदा रखने के लिए अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करता है। हाउएवर द डार्विन्स थ्योरी हैज सम ड्रॉबैक्स बट इट सपोर्ट्स द जेनेटिक बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। कैसे करता है द थिंग, ये ऐसे ही है कि किसी मुल्क में आप अपना स्पाई भेज रहे हो जो कि दुश्मन ममालिक है, वो वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, अपने आप को बच बचा के वापसी अपनी टेरिटरी में आके अपने बंदों को बता देता है कि ये प्लान्स हैं उनके, के मुताबिक आप जो है ना अपनी तैयारी करो, उसके हवाले से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगली बार अगर वो आएंगे भी हमला करने तो हम पहले से रेडी होंगे। बच्चों वाली वे में मैं एक्सप्लेन करो तो यू माइट हैव हर्ड अबाउट दैट ग्रैंडपा एंड मंकीज़ वाली स्टोरी। उसमें क्या होता है, एक ग्रैंडपा होता है जो कि हेड सेलर होता है, कि से जब सेलिंग करके एक दिन वापसी आना होता है, शाम हो जाती है उसको और वो थक जाता है, तो वो एक दरख्त के साए में बैठकर आराम करता है, साथ में अपनी उसका बास्केट होता है टोपियों से भरा हुआ, वो रख देता है और खुद आराम करने बैठ जाता है। जब उसकी आँख खुलती है कुछ टाइम बाद तो देखता है कि वो बास्केट बिल्कुल खाली है। वो इधर उधर तलाश करता है कि वो हेड्स कहाँ पर हैं, तो ऊपर उसको दिखाई देता है कुछ मंकीज़ हैं जो उसकी हेड लिए फिर रहे हैं। वो बहुत ट्राई करते हैं कि मैं जो ना ये हेड्स इनसे वापसी ले लूँ, लेकिन वो ले नहीं पाता। ऑल्दो ही इवेंचुअली बिगिंस टू नो कि वो जो मंकीज़ होते हैं वो उसको कॉपी कर रहे होते हैं। जब वो ये देखते हैं कि कॉपी कर रहे होते हैं, उसके माइंड में एक आइडिया आता है, वो अपनी पॉकेट में से एक हेड निकालता है जो उसकी अपनी होती है, उसको पहनता है, तो मंकीज़ भी उसको कॉपी करके जो है ना अपनी जो उनके पास हेड्स होती हैं वो पहनते हैं। वो उसको उतारता है अपने हेड से, अपने सर से हेड टोपी को निकालता है और ज़मीन पे फेंक देता है। मंकीज़ भी उसको देख के वो ज़मीन पे दे मारते हैं सारी टोपियाँ। वो जल्दी से उनको कलेक्ट करके और भाग जाता है वहाँ से। अच्छा, कुछ सालों बाद सेम थिंग हैपन्स ग्रैंडपा के ग्रैंडसन से। ग्रैंडसन के साथ ये चीज़ें होती हैं और उसको अपने ग्रैंडपा की बताई स्टोरी याद आ जाती है, तो वो भी ऐसे करता है, अपनी पॉकेट में से अपनी हैट निकालता है, पहनता है। सारे मंकीज़ पहनते हैं, तो वो जैसे नीचे फेंकता है ना, कोई भी मंकी जो है ना हैट नीचे नहीं फेंकता, तो वो परेशान हो जाता है, बोला ये क्या सीन है। वो मंकी से पूछता है कि तुमने अपनी हैट्स क्यों नहीं फेंकी, तो मंकीज़ उसको कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें जो स्टोरी बताई है ना, वो हमारे ग्रैंडपा हमें बता चुके हैं। सो दे हैव फाउंड द रेजिस्टेंस कि हमें यहाँ पे होशियारी पकड़नी है। दे हैव फाउंड द स्ट्रैटेजी कि हमें कैसे बचना है। दैट्स वाई दफ़ा हमें न्यू मॉडिफिकेशंस के साथ एंटीबायोटिक्स लानी होती हैं कि पिछली बार का जो बैक्टीरिया वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके आ जाता है। जो है ना जेंटामिसिन, वो बेसिकली सीरियस इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होती है उनके लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि ऑस्टियोमेलिटिस जो कि बोन जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है, पस फॉर्मिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। तो कार्डिटिस भी अब डिस्कस, जो हार्ट की वॉल्स होती हैं वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जेंटामिसिन यूज़ किया जाता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्या होता है, जो फिलोपियन ट्यूब्स होती है इसकी स्वेलिंग हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है जेंटामिसिन। साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिथ्रा में, ब्लैडर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, उसके लिए जेंटामिसिन यूज़ की जाती है। सेप्सिस वी हैव डिस्कस्ड बिफोर, बैक्टीरियल नमूनिया, हमारी जो लंग्स होती हैं इस पे बैक्टीरिया हमला कर देता है, सिवियर कंडीशन हो जाती है, ब्रीथिंग में मसला होता है, आपके लंग्स स्वेल अप हो जाते हैं, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल नमूनिया के लिए जेंटामिसिन यूज़ किया जाता है।
मेनिंगेट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सारी आपने डिजीजेज देखी ना, इनके लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम ड्रग को यूज़ करने के लिए करते हैं इंट्रावीनस और इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शंस के अलावा टॉपिकल जो फर्स्ट हमारे पास इसका यूज़ आया था टॉपिकली फॉर द बर्न्स। उसके अलावा जैसे एजिमा वगैरह हो जाता है, छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके लिए। अच्छा, एजिमा क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ये होता है कि स्केली स्किन हो जाती है, ड्राई एंड रफ, बम्स टाइप्स, और फिर ये वो उम्र के साथ वैसे ही चली जाती है। जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना आपकी एज के साथ, तो एजिमा खत्म हो जाता है। बहरहाल उसको ट्रीट करने के लिए इसकी ऑइंटमेंट्स आती हैं। तो आई ड्रॉप्स एंड ईयर ड्रॉप्स, अगर आपकी कान और आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो जेंटामिसिन के ड्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, एक निशानी आँख में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आँखें जब ख़राब होती हैं तो रेडिश हो जाती हैं, कुछ लोगों की आँखें जब ख़राब होती हैं तो वाइटिश कहीं पे आई के इर्द गिर्द एरिया पे होती है, कुछ येलो कास्ट छोड़ जाती हैं। जो वाइटिश होती है ना, वो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस के थ्रू जो है ना इन्फेक्शन होता है, इट इंडिकेट्स। जबकि जो येलो होता है इट इंडिकेट्स द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और जो सिर्फ रेडिश आपकी आईज जब इन्फेक्ट हो जाती हैं दैट इंडिकेट्स कि आपको कोई एलर्जी हुई है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं इसके वो डोज रिलेटेड होते हैं। इट इज़ मैंडेटरी कि आप वो 7 to 14 डेज़ का ही वो डोज आपको, जो कि पर डे 2 to 3 डोजेज पे मुश्तमिल होता है, वो रेगमाइन आपको देते हैं। और साथ ही साथ वो मॉनिटरिंग करते हैं आपके ब्लड क्रेटिनिन लेवल की। अच्छा, अगर अफेक्ट कर रहा है तो कौन से इफेक्ट दे रहा है, दैट इज़ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, प्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी से एलर्जिक रिएक्शंस हो गए, आपको नोजिया, वॉमिटिंग या रैश की सूरत में सामने आ सकते हैं। जेंटामिसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन हाइपर सेंसिटिविटीज। किसी चीज़ से वो एलर्जिक है, यू हैव टू बी रियली कॉशियस कि आप जेंटामिसिन यूज़ कर रहे हो, किस तरह की आपको सेंसिटिविटी है, जैसे एनाफाइलैक्सिस, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। तो अगर आपके किडनीज हैं वो ऑलरेडी, अगर उनमें रेनाल इम्पेयरमेंट, सिवियर रेनाल इम्पेयरमेंट है, वो पहले से ख़राब है, तो इट्स बेटर कि आप जो है ना जेंटामिसिन ना लें। इन प्रेगनेंसी इट इज़ सेड कि वो इरिवर्सिबल बायोलेटरल कॉन्जेनिटल डीफनेस कॉज कर देता है न्यू बोर्न में। तय है कि जेंटामिसिन की डोज जो है प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुँचती है, और बायोलेटरल मीन्स कि उसके दोनों कानों से जो हियरिंग होती है वो उसकी पैदाइशी ख़त्म हो जाती है, और and it is irreversible. Myasthenia gravis basically you can see the women here, जो न्यूरोमस्क्यूलर ट्रांसमिशन होती है ना, जब न्यूरॉन से मसल सेल्स तक एक मैसेज दिया जाता है सीएनएस, तो वो जो है ना रॉन्ग फंक्शनिंग कर रहा होता है। वो सही जगह की जगह गलत जगह पे जाके अगर आपका मैसेज पहुंचा दे, आपकी फंक्शनिंग में, आपकी मूवमेंट में, मसल मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकिंग जैसे हो जाती है। बेसिकली इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्क्यूलर डिजीज। तो अगर किसी का पहले से ही न्यूरॉन से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है, फिर आपको जेंटामिसिन की डोजेज नहीं लेनी चाहिए। ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, पैरालिसिस, तो इसमें आप इट इज़ सेड कि आप जेंटामिसिन ना यूज़ करें, बिकॉज ये आपको फिर और ज़्यादा गनूदगी की तरफ लेके जाएगा। नाउ कमिंग टू द एक्टिविटी ऑफ फ्लैश कार्ड्स, द मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए हमें जितनी हमारी दवाई की कंसंट्रेशन चाहिए होती है ना, सिंपल वर्ड्स में कि किसी भी चीज़ को रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। फॉर द पेशेंट ऑफ पेशेंट ऑर्गेनिज्म टू पेनिसिलिन इज 1 म्यूग्राम पर ml। ठीक है, पेनिसिलिन के लिए वो 1 है, जेंटामिसिन के लिए वो 8 है। जबकि अगर जेंटामिसिन और पेनिसिलिन को हम साथ में लें तो 0.01, मतलब चुनना सा हमें चाहिए कितनी क्वांटिटी सेव है। ऐसा लग रहा है कि रमज़ान में स्पेशल ऑफर्स आती है ना सेल में, कि टपाल की चाय पे 20 रुपये बचत के साथ एक अदर ट्रे बिल्कुल फ्री, जस्ट लाइक दैट। इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, थिंक अबाउट दैट, कि इस सारी जो सिचुएशन है, इस कॉम्बिनेशन को जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, एंटागोनिज्म, रीअसॉर्टमेंट और साइनर्जिज्म। द करेक्ट आंसर इज साइनर्जिज्म। इट प्रोड्यूस वो दोस्ती वाला इफेक्ट। रिगार्डिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड, व्हिच स्टेटमेंट इज accurate? First, gentamicin and tobramycin are least likely to cause renal damage. क्या ये ब्लड के क्रेटिनिन लेवल को गिराते हैं, है ना। हियरिंग लॉस में टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं, जो कि सुनने की फंक्शन सलाहियत होती है उसको इरिवर्सिबल करते हैं, यानी दोबारा उसको क्योर नहीं किया जा सकता, ऐसी टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, इट कॉज आउटर टॉक्सिसिटी विच इज इरिवर्सिबल। थर्ड डिग्री बर्न्स क्या होता है कि एपिडर्मिस, डर्मिस और साथ में जो इनर ऑर्गन होता है जैसे बोन वगैरह होगी, उस तक जाकर जो है ना आग अपना असर फैला दे। ओवर मोस्ट ऑफ हिज बॉडी ही हैज डूइंग वेल अंटिल 2 days ago व्हेन ही स्पाइक्ड अ फीवर, उसको बुखार हुआ, एंड हिज ड्रेसिंग रिवेल्ड पस that had a blue-green color. Gram stain of pus revealed a gram-negative rod that formed colorless colonies on EMB agar. Eosin metallic blue स्टेनिंग होती है बेसिकली बैक्टीरिया की, ताकि हमें पता चल सके कि वो जो बैक्टीरिया है वो एक्चुअली कौन सी स्पीशी है। अब उसका जो कलर आता है ना EMB agar में, उसके स्पीशी को डिफाइन करता है। अब ये आया है कलरलेस, आंसर इज स्यूडोमोनास एरिगोनोसा, जबकि एस्चेरिया कोलाई ब्लू ब्लैक कलर शो करता है, और कैम्फाइलोबैक्टर EMB agar पे कलर देता है रेडिश ऑरेंज। योर पेशेंट इज 70-year-old मैन, एक 70 साल का बूढ़ा आदमी, उसको एंडोकार्डिटिस है। वी हैव लर्न कि उसके वॉल में जो है ना
ये इन्फेक्शन हुआ हुआ है कॉज बाय एंटेरोकोकस फैसिलिस बैक्टीरिया का नाम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स टू टेस्ट द इन्फेक्शन. इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट में, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, पेनिसिलिन G plus gentamicin. The C options are correct. However, the references are linked below. You can check that out. Thank you. Allah Hafiz. Be blessed.